हाँ, तो हम बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी की। तो सॉल्युबिलिटी को बहुत शॉर्ट में मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था, उसको हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, और मुझे सभी के रिप्लाई चाहिए, कोई भी एक नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रिप्लाई ना दे, चाहे हाँ चाहे ना, कुछ भी बोले, बस मुझे हाँ ना में चाहिए। ओके तो सर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे थे यहाँ। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी यानी कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है। तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा था, सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं, बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि लेटाइस एनर्जी काम करता है यहाँ पर, पोलराइजेशन पावर भी काम करता है, इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी काम करती है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पर पैकिंग भी काम करता है, और पैकिंग के अलावा एंट्रोपी, एंट्रोपी हम 11th में अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। एंट्रोपी का मतलब समझिए डिसऑर्डर। जैसे जब ऑफलाइन क्लास होती है तो आप लोग प्रॉपर वे में बैठे रहते हो, अभी तो पता लगा कोई सो रहा है, ठीक है ना, कोई टांग ऊपर करके लेटा हुआ है, कोई बैठ के पढ़ रहा है। तो ऑफलाइन में तो आप सिस्टमेटिक बैठोगे, मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट होगी, ऑर्डर अरेंजमेंट होगी, इसका मतलब एंट्रोपी कम होगी। लेकिन अभी क्या है, एंट्रोपी बढ़ी हुई है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं है। ठीक, हाँ सर। घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो कोई ऑर्डर नहीं है, यानी इस ऑफलाइन में कई बच्चे बन गए और कई बच्चे उतर गए। कईयों ने इसका बहुत जबरदस्त फायदा लिया है, उन्होंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर लिया है। तो यहाँ देखिए, तो पहला हमने क्या देखा था कि जब पोलराइजेशन पावर, पहला हमने क्या देखा था, जब पोलराइजेशन पावर क्या हो, डोमिनेंट हो। तो जब पोलराइजेशन हाँ पावर सर। डोमिनेंट हो तब सॉल्युबिलिटी, दो सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट में एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पोलर सॉल्वेंट में जब पोलराइजेशन पावर डोमिनेंट हो तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। तो यहाँ हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेशन पावर किस पर डिपेंड करती है, पोलराइजेबिलिटी की। किस पर डिपेंड करती है, साइज पर। साइज छोटा तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, राइट। यानी सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन या एनायन। अब यहाँ देखिए, कैटायन की साइज, कैटायन की साइज बड़ी होगी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हाँ एनायन की सर। साइज बड़ी होगी तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे AgF का हमने देखा हाँ सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उससे कम AgCl की, उससे कम AgBr की, उससे कम AgI की सॉल्युबिलिटी होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि AgCl तो मालूम है व्हाइट कलर का PPT। अब PPT क्या होता है, दूध फट गया तो अपन उसको बोल सकते हो PPT है, यानी सॉल्युबल नहीं होता है। और एक कौन से कलर का PPT है, लाइट येलो PPT है। और AgI कौन से कलर का है, येलो PPT है। येलो PPT तीनों के तीनों वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लेकिन AgF कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, तो सिर्फ यही सॉल्युबल है, बाकी सॉल्युबल नहीं है। किसमें, पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता। डायपोल मूवमेंट क्या है, ये बस 2-4 लेक्चर बाद उस पर हम आने वाले हैं, BSCPR थ्योरी के बाद। तो यहाँ पर ये हो गया। इसी तरीके से हमने देखा था कि PbF2 सॉल्युबल है, लेकिन PbCl2, PbBr2 और PbI2A वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इनके PPT होते हैं, इन दोनों का PPT कैसा होता है, व्हाइट PPT होता है। मुझे रिप्लाई चाहिए, इनका PPT कैसा होता है, सर। येलो PPT होता है, येलो PPT है। ओके, यस सर। हमने देखा था कि AgF2 और HgCl2 और HgBr2 की सॉल्युबिलिटी होती है, और HgI2 की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। HgI2 का PPT कलर आप लोगों ने याद कर लिया होगा, कौन सा कलर, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज रेड PPT, ठीक, रेड ऑरेंजेस PPT। ओके, थोड़ा थोड़ा देखो मैं रिवाइज कराते चलूंगा तो दिमाग में बैठता रहेगा। अब दूसरी कंडीशन, अभी तो हमने पोलर सॉल्वेंट लिया, पोलर और प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिया। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, तो पोलर और प्रोटेक्ट और सॉल्वेंट, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPS लिखते हैं। पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPS लिखते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर मतलब पोलर भी है और साथ में वाटर H+ भी देता है,
H प्लस को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब वो वाला न्यूक्लियस वाला प्रोटॉन नहीं, बल्कि न्यूक्लियस का जितना भी मास होता है वो इसके बराबर होता है, इसलिए इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। नहीं तो तुम बोलो अच्छा न्यूक्लियस का प्रोटॉन निकल के कहां से आ गया। दूसरा हमने देखा था कौन सा? पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट। दूसरा देख रहे हैं हम पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट, तो पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट को PAS शॉर्ट में लिखिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एसीटोन CH3COCH3। तो इसमें भी हमने देखा था कि CH3Cl की रिएक्शन अगर हम NaI के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मिलेगा CH3I प्लस NaCl। बहुत बढ़िया, मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ, रिएजेंट की सीरीज 12th के लिए, वहां मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे अगर हम वाटर ले लें सॉल्वेंट, तो वाटर में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, NaI की सॉल्युबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि NaCl में आयनिक नेचर ज्यादा है। आयनिक नेचर, आयनिक का जो ऑर्डर होगा, NaCl में आयनिक ज्यादा होगा, NaI में आयनिक कम होगा। क्यों? क्योंकि एनाइन का साइज बढ़ेगा तो कोवैलेंट नेचर बढ़ेगा। आयनिक नेचर ज्यादा, वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा। लेकिन अगर हम एसीटोन ले लें तो एसीटोन में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? NaCl की कम होगी और NaI की ज्यादा होगी। यानी NaCl एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी वो वहां पर डिसॉल्व नहीं होगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करते हैं, तो यहाँ NaCl का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, और जहां पर प्रेसिपिटेशन होता है रिएक्शन की डायरेक्शन उसी तरफ होती है। ये बात क्लियर हो गई है? यस हाँ सर। सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिख लिया था ये? हाँ सर। नो सर। हाँ, नोट कर लेना इसको। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या देखने वाले थे? जब लैटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर हो, लैटाइस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेटिंग फैक्टर हो। तो लैटाइस एनर्जी हम देख चुके थे कि लैटाइस एनर्जी क्या है, फिर से बता देता हूं। लैटाइस एनर्जी क्या है? जैसे हमारे पास सॉलिड है, 1 मोल सॉलिड है, 1 मोल सॉलिड को गैसियस आयन में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? गैसियस आयन में। तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे? लैटाइस एनर्जी। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी जैसे गैसियस आयन है, उसको अब वाटर में आपने डिसॉल्व करा, तो वाटर मतलब एक्वस, वाटर में डिसॉल्व करा तो हो गया एक्वस। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकलेगी वो कहलाएगी हाइड्रेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ गई? ओके। यानी NaCl सॉलिड को हम डायरेक्ट Na प्लस एक्वस Cl माइनस में कन्वर्ट करें तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई है कि एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया? एक तो हो गया लैटाइस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, चाहे आप NaCl से Na प्लस और Cl माइनस बनाइए या डायरेक्ट NaCl से उसको वाटर में डिसॉल्व करके बनाइए, दोनों का सम इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर अगर कंपाउंड को हमें सोल्यूबल कराना है, फॉर कंपाउंड टू बी सोल्यूबल, सोल्यूबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है? तो सोल्यूबिलिटी के लिए कंडीशन है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और लैटाइस एनर्जी कम होनी चाहिए, तो ही वो सोल्यूबल होगा, अदरवाइज सोल्यूबल नहीं होगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी अगर भूल गया तो वापस बता देता हूं कि जब कैटाइन वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, रिप्लाई नहीं आया। NaOH बन जाएगा। NaOH नहीं बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा। Na प्लस वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, तो वाटर का नेगेटिव चार्ज इधर और वाटर का पॉजिटिव चार्ज दूर रहेगा, तो इसमें अट्रैक्शन होगा। Cl माइनस है, वाटर का पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस की तरफ और नेगेटिव चार्ज दूर रहेगा। तो जो अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन में यहाँ जो एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सॉल्यूशन में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेटाइस एनर्जी में क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, क्योंकि हमें इनपुट करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। ये समझ लीजिए इस साल का जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अगर आपने ढंग से कर लिया, जिंदगी भर बैठ के खाओगे, पेंशन जैसा मिलेगा। और जिसने इस साल को खो दिया, जिंदगी भर रोएगा, मजदूरी वाला काम हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेशन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, यहाँ पर एनर्जी लग रही है। तो लगने वाला कम होना चाहिए, मिलने वाला ज्यादा। आप मुझे बताइए, कोई भी आप बिजनेस करोगे तो क्या चाहते हो, मिले ज्यादा और लगे कम, या फिर लगे ज्यादा और मिले कम? ऑब्वियसली कम लगना चाहिए और मिलना ज्यादा चाहिए। मतलब 5 रुपए की चीज मैं खरीद के लाऊं और 50 में मैं बेचूं, यानी 50 मेरे हाथ में आए। तो यहाँ सीधा सा फंडा है कि लेटाइस एनर्जी कम होनी चाहिए और हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए, तो वो वाटर में सोल्यूबल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? यस आगे बढ़े? सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखिएगा तो हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने देख लिया, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ, नाम दे देते इसको कि हेसेस लॉ। हेसेस लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल है, लेटाइस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। लेकिन एक इक्वेशन होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वो इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पर 3 टाइप की कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, डेल्टा जी अगर 0 है तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दो अपोजिट प्रोसेस अगर सेम रेट से हो। जैसे अभी आप लोग इक्विलिब्रियम में बैठे हुए हैं, जिस रेट से आप दिमाग में कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं और उसी रेट से दिमाग से कॉन्सेप्ट बाहर जा रहा है, यानी अभी आप क्या हो, इक्विलिब्रियम में है। सही बोल रहा हूं? नो सर। यस सर। यस सर, नो? नो सर। तो यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों जब इक्वल होते हैं तब उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टेबिलिटी में होती है सर, इसलिए तो हम स्टेबल होना चाहते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा हो, 0 से ज्यादा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब वो आगे नहीं जाकर कहाँ आएगी, पीछे आएगी। तो हमें स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शन होने के लिए किसी की हेल्प ना ले, उसे कहते हैं हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो उसके लिए डेल्टा जी 0 से कम मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है, जो रिएक्शन अपने आप हो। जैसे पानी की वेपर ऊपर अपने आप उड़ती है, स्पॉन्टेनिटी हो गई। ठीक, ओके, बात समझ में आई? यस सर। ऊपर से पानी आप डालोगे तो नीचे गिरेगा, स्पॉन्टेनियस हो गया है। इस टाइप से स्पॉन्टेनियस है। आप ऊपर से नीचे कूदोगे तो नीचे गिरोगे कि ऊपर जाओगे, नीचे गिरोगे मतलब स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर ऊपर से मैं खींच दूं तो अपने आप नहीं जाओगे, मुझे कोई मशीन लगानी पड़ेगी जिससे आप ऊपर से कूदो फिर भी ऊपर ही जाओ, तो वो कहलाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब यहाँ पर डेल्टा जी लेने वाला हूँ, सॉल्यूशन का डेल्टा जी लेने वाला हूँ। तो डेल्टा जी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डेल्टा एच भी किसका, सॉल्यूशन, माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन। अब डेल्टा एस क्या है यहाँ पर, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रेंडमनेस। रेंडमनेस का मतलब क्या है, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, अव्यवस्था, डिसऑर्डर। तो एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर किस में ज्यादा होगा, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? एंट्रोपी किस में गैस। ज्यादा होगी? गैस में। गैस की एंट्रोपी ज्यादा होगी, उससे कम किसकी होगी, लिक्विड। लिक्विड की उससे कम किसकी होगी, सॉलिड की होगी। क्यों, गैस कहीं भी बेतरतीब तरीके से कहीं भी भटकते रहेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। लिक्विड की एंट्रोपी थोड़ी कम, ऐसा नहीं कि आपने एक गिलास पानी लिया और फेंका तो पता लगा पूरी कॉलोनी में फेंक गया। सॉलिड ऐसा नहीं कि पत्थर आपने फेंका तो एकदम से पाउडर होकर के सब पे बिखर गया, नहीं ना। यानी सॉलिड में अवस्था सबसे कम होती है, क्या कहलाती है, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे जैसे बताइए NaCl मैंने सॉलिड लिया,
और जैसे ही मैंने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आयन में डिसोशिएट हो गया, Na प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस। तो यहाँ पर पार्टिकल बढ़ गए, पार्टिकल बढ़ गए। पहले एक अकेला बच्चा था, अब कितने बच्चे हो गए घर में? 2 बच्चे हो गए, एक Na प्लस एक Cl माइनस, एक से भले 2। तो बताइए व्यवस्था बढ़ेगी कि अव्यवस्था बढ़ेगी? अव्यवस्था। अव्यवस्था बढ़ेगी। क्यों? एक कहीं से रोएगा, एक कहीं से रोएगा। तो जितने ज्यादा पार्टिकल बढ़ेंगे तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? रैंडमनेस एंट्रोपी बढ़ेगी। बढ़ेगा, डिसऑर्डर बढ़ेगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। आर्यन समझ में आ गया? यस सर। ठीक, एक पूरा सेपरेट चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स, उसको पढ़ने में टाइम है, लेकिन जो कंसेप्ट यहाँ पर लगा उसकी डेफिनेशन तो मैं समझा ही दूं, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आई बात समझ में आया कि रिएक्शन को अगर हमें स्पॉन्टेनियस कराना है, देखिए मोटी मोटी बातें, मोटी मोटी बातें हमने क्या देखी कि हाइड्रेशन एनर्जी प्लस लैटाइस एनर्जी इक्वल टू होता है सॉल्यूशन की एनर्जी। लैटाइस में एनर्जी लगती है, हाइड्रेशन में हमें मिलती है। तो हमारा बिजनेस यही होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। जितना ज्यादा हमें मिलेगा हम खुश रहेंगे, खुश रहेंगे मतलब वहां जाएंगे, यानी वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी के लिए पहला पॉइंट हो गया है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और लैटाइस एनर्जी कम होनी चाहिए। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मतलब पॉजिटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा का मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव वैल्यू। क्यों? क्योंकि निकल रही है एनर्जी। लैटाइस एनर्जी में एनर्जी लग रही है मतलब पॉजिटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं? नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं अभी तो ध्यान रख लो कि निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक और देनी पड़ रही है मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, यस सर। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? नेगेटिव, और एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई? तो निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए तो सॉल्युबल होगा। अब आते हैं हम डेल्टा जी पर। तो इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी सॉल्यूशन का हो गया, डेल्टा एच भी सॉल्यूशन का हो गया, डेल्टा एस भी सॉल्यूशन का हो गया है। अगर कोई रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब हो गया कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए उसके लिए? डेल्टा जी उसके लिए नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ओके, तो हमारा काम क्या है? बस हमें तो सबको मिलजुल करके क्या करना है? बस मिलजुल के डेल्टा जी को नेगेटिव करना है। सबको मिलजुल के कुछ ऐसे ऐसे फैक्टर बनाना है कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए। यानी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो जिस डायरेक्शन में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस डायरेक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो सिलेक्शन होगा, कॉलेज की तरफ जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे। तो अगर नहीं जा पा रहे हो तो आप कुछ ऐसी कोशिश करिए जिससे आपका डेल्टा जी क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। चलिए, तो इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। तो डेल्टा ई सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर कई केसेस पॉसिबल है, अलग अलग केसेस, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं, साइन लेना है हमें, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ साइन लेना है। डेल्टा जी का साइन हमें निकालना है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन हमें अपनी मर्जी से रखना है। चलिए एक काम करता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एक्स सॉल्यूशन को मैंने क्या रख दिया? नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव कर दिया मतलब जब हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो गर्म हो जाएगी। क्यों? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अच्छा मुझे बताइए, चूने को जब बुझाते हैं, बुझाते का मतलब क्या करते हैं? चूने में आग लग जाती है तो फूंक मार के फू फू करके बुझा देते हैं। क्या करते हैं? स्लैकिंग ऑफ लाइम। चूने का बुझाना का मतलब क्या होता है? स्लैकिंग ऑफ लाइम में क्या करते हैं? उसे पानी डाल देते हैं। पानी डालते हैं तो क्या होता है? ये सर हीट रिलीज आइस होती है। बनता है। तो मालूम है जब लाइम स्टोन यानी चूने में जब आप पानी डालोगे फिर उस बर्तन को पकड़ोगे तो बर्तन गर्म हो जाएगा। पता है? हाँ सर। नहीं पता इसको हाँ तो आप सर। घर पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते, चूना आराम से मिल जाता है। देखो हर चीज को कोशिश करो प्रैक्टिकल वे में पढ़े। हम अपने डेली लाइफ, आसपास में जो लाइफ है उसको आप इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। सब्जेक्ट को एंजॉय करें, एग्जाम को एंजॉय करें। अभी आपने लाइफ देखी कहाँ है? स्कूल की लाइफ कोई लाइफ नहीं होती है, जो भी लाइफ होती है बच्चे ध्यान रखना, वो लाइफ कहाँ पर है? कॉलेज लाइफ है। कॉलेज लाइफ है तो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है तो अच्छा कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए तो एंजॉय करो। ठीक है ना? कंकड़ और हीरे, कांच के पत्थर और हीरे में पहचान करो। अभी हो सकता है आपने हीरा देखा ही नहीं तो आपको लग रहा है कांच का टुकड़ा ही हमारे लिए कीमती है। जी नहीं, हीरे की पहचान करो। तो एक्सोथर्मिक, तो एक्सोथर्मिक यानी डेल्टा एच नेगेटिव है।
चलिए जब हम डिसॉल्व करेंगे तो पार्टिकल अगर बढ़ रहे हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एस को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव। अगर पार्टिकल बढ़ रहे हैं डेल्टा एस पॉजिटिव, तो अब मुझे बताइए दोनों को साइन रख करके इसको सोल्व कर रहे हैं, तो डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल टू डेल्टा एच किस में ले लिया, माइनस रखा हमने, चलो माइनस साइन कर दिया, माइनस टी डेल्टा एस किस में रखा है, प्लस में, ये प्लस कर दिया। तो ओवरऑल माइनस डेल्टा एस सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस, माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन। अबे निगेटिव है तो डेल्टा जी किस में आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब टेम्परेचर का कोई रोल नहीं, कोई भी टेम्परेचर रखिए, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबल एट ऑल टेम्परेचर, सॉल्युबल एट ऑल टेम्परेचर, इसका मतलब, और एक चीज और, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेगेटिव वैल्यू और बढ़ेगी। क्यों, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, उसके पहले नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन तो डेल्टा जी और नेगेटिव हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा जी और नेगेटिव होगा, यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। आना, पहली बात क्लियर हो गई? हाँ सर। क्लियर हो यस गई? सर। चलिए Yes, दूसरी sir. कंडीशन लगा देते हैं, दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। ये जल्दी से मूव कर जाता है इकट्ठा, है क्या चक्कर है इसमें। हाँ दूसरी कंडीशन लगाते हैं, बोलो दूसरी कंडीशन लगाऊं, बोलो दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन। डेल्टा एस नेगेटिव। हाँ डेल्टा एच सॉल्यूशन पॉजिटिव ले लेता, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। आपने उसको डिसॉल्व किया तो डिसॉल्व करने पर सॉल्यूशन क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। थोड़ा सा बर्तन को आपने गर्म कर लिया, उसमें कोई सब्सटेंस पानी में डाला तो पता लगा बर्तन ठंडा हो गया। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्युबल होने के लिए उसने क्या करा, बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया एंडोथर्मिक, यानी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पर वापस से कंडीशन, अब डेल्टा एस क्या है, अगर डेल्टा एस सॉल्यूशन, डेल्टा एस सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू निकालें, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस, मैंने पॉजिटिव रख दिया, माइनस टी, डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। ओहो, तो इक्वेशन क्या बनी, डेल्टा जी सॉल्यूशन इक्वल टू डेल्टा एच सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन। अब मुझे बताइए, हमें डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, हमें नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा जी टू भी नेगेटिव, नेगेटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव वाली वैल्यू कौन सी है, टी डेल्टा एस है। टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए किससे, डेल्टा एच से। और ये कब बड़ा होगा, टी डेल्टा एस कब बड़ा होगा, जल्दी से रिप्लाई करिए। टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये टी डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, और डेल्टा एच कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। देख लीजिए, डेल्टा एच पॉजिटिव है और टी डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू बढ़नी चाहिए तो ही डेल्टा जी आपका नेगेटिव आएगा। तो टी बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी, हाँ टी बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हाँ ना, हाँ सर। यस सर। कोई डाउट, हाँ सर। कोई डाउट नहीं सर तो है। ध्यान दीजिए यहीं पर। जब आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है, वहां पर एक कहानी देखिए। यहाँ पर देखिए, जैसे अगर हम PbCl2 ले लें, जैसे हम PbCl2 ले लें, तो PbCl2 में अगर टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम मतलब हम क्या मान के चले, कोल्ड वाटर। तो कोल्ड वाटर में क्या होता है, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो डेल्टा एच एस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, टी डेल्टा एच छोटा हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कर लेता हूं, ओके, मैग्नीट्यूड। जब डेल्टा एच बड़ा होगा तो यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा मतलब कौन सी प्रोसेस हो गई, ये प्रोसेस हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, इसलिए कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। हाँ ना, इसी तरीके से CH3CAAG ये भी
कोल्ड वाटर में कैसा है, इनसॉल्युबल। क्यों इनसॉल्युबल है, वही रीजन, क्या रीजन, डेल्टा जी पॉजिटिव है। अब अगर इसको हम हॉट वाटर में ले लें, PbCl2, व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट पीपीटी है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें मीन्स क्या हो गया, हॉट वाटर। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऊपर की इक्वेशन देखिए, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो T डेल्टा एस बढ़ गया। इतना बढ़ाइए टेम्परेचर की इसकी वैल्यू डेल्टा एच से भी ज्यादा हो जाए, तो अब यहाँ पर T डेल्टा एस का जो मैग्नीट्यूड है बढ़ जाएगा, यही नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, और डेल्टा एच एस उससे कम रहेगा। कम रहेगा तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। डेल्टा जी नेगेटिव होगा मीन्स स्पॉन्टेनियस हो गया। स्पॉन्टेनियस मीन्स वो रिएक्शन होगी, होगी मीन्स सॉल्यूबल। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्या है फिर, हाँ इट इज सर। सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। दूसरा केस ले ले इसमें, पहला हो गया, दूसरा अगर डेल्टा एच, चलो इसी में तो आ गया, डेल्टा एच एस सॉल्यूशन इस ये वैल्यू कम हो और टी डेल्टा एस बड़ा हो तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस हम पॉजिटिव ले रहा है, डेल्टा एच भी पॉजिटिव ले रहा है, तो डेल्टा जी नेगेटिव यानी सॉल्यूबल। तो एग्जांपल जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव यानी टी बढ़ाओगे तो टी बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टी बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब सॉल्युबिलिटी हाँ, आयनिक कंपाउंड में हम निकालें कैसे उसको, देखिए प्रोडक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड। 5 मिनट बाद लेक्चर क्लोज हो जाएगा, दोबारा मीटिंग अरेंज करना। आज अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे क्योंकि कल मुझे VBT में ओवरलैपिंग अच्छे से पढ़ानी है। अगर टाइम मिला तो आज भी शुरू कर देंगे। प्रोडक्शन, हाँ, सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड, सॉल्युबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड। तो अब यहां देखिए सॉल्युबिलिटी, आयनिक कंपाउंड में उसको देखिए, ये तो हमें मालूम है कि जो लेटाइस एनर्जी है, लेटाइस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन साइज कैटायन और एनायन के सम के बराबर होने चाहिए। लेकिन जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी है किसके किसके बताओ, कैटायन के प्लस एनायन के रेडियस के रेसिप्रोकल के सम के इनवर्सली है। यहाँ पर क्या करा, 1 बाय कैटायन का रेडियस प्लस 1 बाय एनायन का रेडियस, जबकि यहाँ पर क्या करा, 1 बाय दोनों के सम का रेडियस। फर्क है दोनों में? हाँ सर। हाँ सर है। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी, लेटाइस एनर्जी यानी यू, लेटाइस एनर्जी यानी यू ले लेता हूं इसको मैं, यू। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो मैंने कांस्टेंट ले लिया जैसे K3, K3 क्या है, कांस्टेंट, K3 क्या है, कांस्टेंट, K फॉर Kc। अब यहाँ देखिए हाइड्रेशन, कैटायन के लिए अलग ले लेता हूँ, पॉजिटिव यानी कैटायन, नेगेटिव यानी एनायन। तो एनायन के लिए, फॉर एनायन, एनायन के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, K2 बाय RA, और कैटायन के लिए क्या ले लेता हूँ, K3 बाय RA, RC हो गए। अब अभी अभी हमने देखा, अभी अभी हमने देखा कि डेल्टा H सॉल्यूशन किसके बराबर है, लेटाइस एनर्जी प्लस 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 प्लस, बच्चों जल्दी बोलो, प्लस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी, लेटाइस एनर्जी किसके बराबर है, K3 बाय RC प्लस RA। हाइड्रेशन में कैटायन भी और एनायन भी है, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन, K2 बाय RA एनायन का, और K3 बाय RC, ये हो गया सॉल्यूशन की एंथैल्पी। इतना क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू हमें नेगेटिव चाहिए, डेल्टा H। अब यहाँ पर
2-3 कंडीशन बनेंगी, उस कंडीशन को हमें स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद ऑर्डर। एक क्वेश्चन हमने देख लिए। अब यहां पर देखिए, तो डेल्टा एच सॉल्यूशन इक्वल टू हमने क्या लिखा, डेल्टा एच सॉल्यूशन इक्वल टू हमने लिखा K3Y RC प्लस RA प्लस K2। अच्छा K3, दो K3 कैसे हो गए? हाँ सर, 2 बार हो गए। K1 K2Y RA प्लस K1Y RC। अब पहली कंडीशन अगर एनाइन का साइज बहुत बड़ा हो कैटाइन से, तो हम क्या करेंगे, 1,00,000 में 54 अगर जोड़ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, एनाइन का साइज बहुत बड़ा हो तो कैटाइन का साइज नहीं भी जोड़े तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम उसको RA लगभग मान लेंगे। जब RA मानेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, तो इक्वल टू हो जाएगा K3Y RA प्लस K2Y RA प्लस K1Y C। अब तुम बोलो सर किस RC को भी उड़ा दो। अरे भैया RC अकेला है तो नहीं उड़ाना है, जब वो RC कहीं ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो ही आपको उड़ाना है, नहीं तो हर जगह उड़ा दो। ठीक है। अब अगर ये दोनों एक कांस्टेंट रहे, ये दोनों कांस्टेंट है, अगर एनाइन कांस्टेंट है तो फिर मुझे बताइए डेल्टा एच किस पर डिपेंड करेगा? डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा सिर्फ कैटाइन पर। अगर हम उसको एनाइन को कांस्टेंट मान लें, ये कैटाइन पर डिपेंड करेगा। यानी रेडियस ऑफ कैटाइन पर। तो कैटाइन का रेडियस जितना छोटा होगा सॉल्यूशन की एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। कैटाइन का रेडियस छोटा, सॉल्यूशन की एंथैल्पी ज्यादा होगी। ओके, तो जैसे अब यहां देखिए, क्लोरेट बहुत बड़ा एनाइन है, नाइट्रेट भी बहुत बड़ा एनाइन है, सल्फेट भी बहुत बड़ा एनाइन है। इनको लेके चले हम, तो परक्लोरेट, तो लिथियम परक्लोरेट, लिथियम का साइज छोटा क्योंकि कैटाइन डिसाइड करेगा, साइज छोटा सॉल्युबिलिटी ज्यादा। उससे कम सॉल्युबिलिटी सोडियम परक्लोरेट, उससे कम सॉल्युबिलिटी पोटेशियम परक्लोरेट, उससे कम रुबिडियम परक्लोरेट, उससे कम सीजियम परक्लोरेट। एक इसका ऑर्डर हो गया सॉल्युबिलिटी और किसमें? वाटर में, राइट। इसी तरीके से सल्फेट में बेरिलियम सल्फेट की ज्यादा, बेरिलियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट। साइज बड़ी है। नाइट्रेट में लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। ये बात यहाँ क्लियर हो गई होगी। ओके, तो नेक्स्ट सेगमेंट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बस, तो इस अगला लेक्चर ज्वाइन करिए।